हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति। इस लेक्चर को हम दो भागों में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है, उनका चुनावी प्रक्रिया क्या है, उनको कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है, वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं, हटाए जाने पर उनके कौन उत्तराधिकारी हो सकते हैं, इन्हीं बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या पावर्स दी गई हैं और वो उनका प्रयोग किस प्रकार से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर का और देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार संघीय सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियां वहां राष्ट्रपति के हाथों में दी गई हैं। और जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान निर्माताओं में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद था कि वहाँ इकहरी कार्यपालिका की स्थापना हो या बहुल कार्यपालिका की स्थापना हो। कई सदस्य बहुल कार्यपालिका चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर इकहरी कार्यपालिका बनाई जाएगी तो ये निरंकुश बनने की संभावना इसकी ज़्यादा रहेगी। पर बहुमत से इकहरी कार्यपालिका की ही स्थापना की गई, यानी वहाँ पे एक ही व्यक्ति में सारी कार्यपालिका शक्तियाँ निहित कर दी गई हैं। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 2 का भाग 1 कहता है कि अमेरिकन संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। वास्तव में कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी नहीं होती है जैसा कानून उसे बनाता है, बल्कि ये समय के साथ साथ इसकी शक्तियों में परिवर्तन होता चला जाता है। और आज स्थिति ये है कि अमेरिकन राष्ट्रपति का पद पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक पावरफुल पॉलिटिकल पद माना जाता है। तो ये जो इतना पॉलिटिकली पावरफुल ऑफिस है, इस ऑफिस पर आने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, आइए जानते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 2 के पहले भाग का सेक्शन 1 ये कहता है कि जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु एटलीस्ट 35 ईयर्स हो, यानी कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा कम से कम वह व्यक्ति 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। यहाँ नोट कर सकते हैं कि यहाँ अमेरिका में 14 वर्ष तक रहने की योग्यता का अर्थ ये नहीं है कि वो लगातार 14 साल अमेरिका में रहा हो, बल्कि टोटलिटी में 14 वर्ष अमेरिका में रहा हो। इसके अलावा वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक मतदाता के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये थी क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन यूएसए। आइए अब जानते हैं कि वो कितने समय के लिए चुना जाता है, उसका कार्यकाल क्या होता है। तो बेसिकली जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है वो एक बार में 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और ये 4 वर्ष का कार्यकाल उसका फिक्स होता है। इस 4 वर्ष से पहले उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। केवल एक ही कंडीशन में हटाया जा सकता है और वो कंडीशन है महाभियोग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो 4 वर्ष है तो वो 4 वर्ष करके कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, पुनर्निर्वाचन का क्या प्रोविजन है। तो बेसिकली वो मैक्सिमम 2 बार से अधिक राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। ये जो परंपरा है 2 बार मैक्सिमम 2 बार चुनाव लड़ने की, ये अब तक 2 बार भंग हुई है। एक 1901 से 1909 तक जब थियोडोर रूजवेल्ट जो थे वो राष्ट्रपति रहे तो इन्होंने तीसरी बार अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, पर ये हार गए थे। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और हालांकि चौथी बार इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। लेकिन जब ये 4 बार राष्ट्रपति बने तो
अमेरिकन जो राजनीतिज्ञ हैं या अमेरिका के लोग हैं, उन्होंने इस परंपरा को बचाने के लिए कि मैक्सिमम 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन पाए, 1951 में संविधान में एक संशोधन किया, जिसे 22वें संविधान संशोधन के तौर पर जाना जाता है। तो ये जो संविधान में संशोधन हुआ, इसके बाद ये फिक्स कर दिया गया कि कोई व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। और ये जो राष्ट्रपति होता है, इसे कौन चुनता है, कैसे चुना जाता है? बेसिकली जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, इनका चुनाव अमेरिका में एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और एक साथ होता है ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या कितनी होती है? ठीक उतनी जितनी की कांग्रेस की संख्या होती है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या बराबर कांग्रेस की संख्या के बराबर है। कांग्रेस की संख्या कितनी होती है कांग्रेस में? क्योंकि 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें 435 सदस्य होते हैं और एक सीनेट जिसमें टोटल 100 सदस्य होते हैं, यानी दोनों को मिला दें तो 535 सदस्य होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने +3 भी लिखा है, तो ये जो +3 है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से अलग से लिए जाते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज में ये होते हैं। ये जो 3 की संख्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की, ये कांग्रेस में शामिल नहीं है। तो टोटल जो संख्या है निर्वाचक मंडल की वो 538 होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि इनको केवल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव इन निर्वाचक मंडल के द्वारा होते हैं, लेकिन उसकी स्टेजेस क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? तो बेसिकली राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उम्मीदवारों का मनोनयन करती हैं, यानी वो बताती हैं कि हमारी पार्टी से कौन व्यक्ति उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति पद के लिए। जब वो उम्मीदवारों की घोषणा कर देती हैं, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन चलाए जाते हैं, यानी अपने अपने उम्मीदवारों के उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चुनावी रैलियां या जनता में जो जागरूकता करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने के लिए जनता को रिझाने के लिए चुनाव अभियान चलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये चुनाव अभियान होता है जिसमें कैंडिडेट के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है, इसके बाद तीसरे चरण में इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया जाता है। जिस इलेक्टोरल कॉलेज की अभी हमने बात की थी, जिसमें 538 सदस्य चुने जाते हैं, इनका चुनाव नवंबर में के आसपास होता है। चुनाव का तरीका क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है मतदाताओं के द्वारा, यानी हर 18 साल का व्यक्ति जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज को चुनने के लिए मतदान करता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके चुनाव में लिस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। लिस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जो चुनावी पार्टियां हैं वो राजनीतिक दल अपनी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और जनता के सामने वोटिंग के लिए रखते हैं। जिस पार्टी की जो लिस्ट है जिसको बहुमत मिलता है, उस लिस्ट के सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड मान लिए जाते हैं, यानी वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लिस्ट सिस्टम की वजह से वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव अकेले अकेले उम्मीदवार के तौर पे नहीं होता, बल्कि सामूहिक रूप से होता है। ठीक है। चौथे चरण में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यानी जो निर्वाचक मंडल है वो वोट डालता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। और ये जनरली ऐसा दिसंबर महीने में करते हैं। जब इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग कर लेता है, उसके बाद जो बैलेट पेपर हैं, जो मतपेटी हैं, वो मतपेटियां सीनेट के अध्यक्ष को भेजी जाती हैं। सीनेट का अध्यक्ष आप जानते ही हैं वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट संयुक्त बैठक किसकी? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की संयुक्त बैठक में वोटों की गिनती करता है और विजेता की घोषणा करता है। और जो जो व्यक्ति जिसको स्पष्ट बहुमत मिलता है वही व्यक्ति विजेता घोषित किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है
उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पद को ग्रहण करता है, और ये पद ग्रहण की तारीख भी वहाँ निश्चित है जो कि 20 जनवरी को है। जैसा आपने देखा होगा कि इस साल जनवरी 2020 में जो बिडेन ने अमेरिकन राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया। यहाँ पे एक और सवाल है कि अगर ऐसा हो कि किसी वजह से जो स्पष्ट बहुमत ना मिले किसी भी कैंडिडेट को, पूर्ण बहुमत ना मिले, या दो कैंडिडेट हों जिनको बराबर मत मिले, तो ऐसे में किस कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाएगा? इसके लिए भी वहाँ पे एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया क्या 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 कहती है? ये कहती है कि अगर राष्ट्रपति के पद के चुनाव में किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में प्रतिनिधि सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, टॉप 3 सदस्यों में से किसी एक को विजेता घोषित कर सकती है। अगर वाइस प्रेसिडेंट में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो सीनेट टॉप 2 में से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट चुन सकती है। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि चुने जाने के लिए स्पष्ट बहुमत का होना अनिवार्य है। तो ये थी इलेक्शन की 5 स्टेजेस। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति को समय से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है। बेसिकली हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष तक की अवधि के लिए एक बारी में होता है, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए होता है, और इनको 4 साल की अवधि से पहले, इनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अपवाद है कि उसको इम्पीचमेंट के द्वारा यानी महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाअभियोग कब लगाया जा सकता है? केवल इन 3-4 कंडीशन में, जब या तो उसने ट्रेजन या ब्राइबरी या हाई क्राइम या मिसएंडेवर, यानी कि एक तरीके से संविधान का उल्लंघन किया हो, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, केवल उसी कंडीशन में इनके खिलाफ महाअभियोग लगाया जा सकता है। महाअभियोग की प्रक्रिया क्या रहेगी? महाअभियोग की शुरुआत केवल और केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हो सकती है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले महाअभियोग प्रस्ताव लेकर आएगा। लेकर आने के बाद वो एक जुडिशियल कमेटी बनाएंगे जो देखेगी कि क्या महाअभियोग के जो आधार बनाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर उसको वो आधार सही लगते हैं तो ये उन चार्जेस को मेजोरिटी से पास करके सीनेट को भेज देती है, और सीनेट फिर उसकी छानबीन करती है। और जिस टाइम पे सीनेट छानबीन करती है उस समय उसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, और अगर ऐसी छानबीन में सीनेट भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर दे, तो जिसके खिलाफ ये महाअभियोग पास किया गया है उसे महाअभियोग पास होने के समय से ही उसके पद से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये थी महाअभियोग की प्रक्रिया। हाँ, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या महाअभियोग को कभी इस्तेमाल किया गया है? तो अब तक व्यवहार में महाअभियोग की प्रक्रिया केवल 4 लोगों के खिलाफ लाई गई है। सबसे पहले 1867 में ये प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ लाई गई थी। उन्होंने क्या किया था? बेसिकली उन्होंने जो दक्षिणी राज्य जो है वहाँ पे दक्षिणी राज्य दास प्रथा का समर्थन करते थे, और दास प्रथा के जो समर्थक दक्षिणी राज्यों के कुछ अपराधी थे जिनको इन्होंने आम माफी दे दी थी। तो इस आम माफी देने की वजह से इनके खिलाफ महाअभियोग लाया गया था। हालांकि ये महाअभियोग एक वोट से पास नहीं हो सका था। दूसरी बार जो महाअभियोग लाया गया वो रिचर्ड निक्सन के खिलाफ लाया गया था 1974 में। इनके खिलाफ वाटरगेट कांड की वजह से ये लाया गया था। वाटरगेट कांड के बारे में डिटेल में आप यूट्यूब या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। बेसिकली वाटरगेट कांड क्या था? ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी चुनावी जासूसी थी एक तरीके से, और रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जब ये लाया गया तो इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, इसलिए पास नहीं हो पाया।
इसके बाद बिल क्लिंटन के खिलाफ एक बार महाभियोग लाया गया था 1998-99 में, और इनके खिलाफ लाया गया था बेसिकली मोनिका लेविंस्की मामला आपने सुना होगा, उसके खिलाफ इन्होंने माफ़ी मांग ली थी, तो इसलिए इसको इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया था। और चौथी बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाअभियोग लाया गया, ये आपने फिलहाल देखा भी होगा। एक बार दिसंबर 2019 में जब उन्होंने यूक्रेन से बाइडेन की जांच कराने की कोशिश की थी उसके खिलाफ, और दूसरी बार जनवरी 2020 में जब उन्होंने वहाँ के संसद भवन, जिसको आप कैपिटल हिल के नाम से जानते हैं, उस पर हमले के लिए जनता को उकसाया तब। हालांकि दोनों ही बार ट्रंप के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया आप जान चुके हैं। आज तक 4 राष्ट्रपतियों के खिलाफ आई है, लेकिन किसी के खिलाफ भी महाभियोग पारित नहीं हो पाया है। अब बात आती है कि मान लीजिए महाभियोग हो जाए या राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, या वो किसी वजह से अपना त्याग पत्र दे दे, यानी किसी भी वजह से अगर अमेरिकन राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो ऐसे में उस पद पर कौन रहेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बारे में बेसिकली वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947 व्यवस्था करता है और कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है किसी वजह से, तो उनका स्थान उपराष्ट्रपति ले लेगा। यानी वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति बन जाएगा फॉर रिमेनिंग टर्म, और उपराष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाएगा उसको भरने के लिए राष्ट्रपति किसी सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है। अभी मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, ऐसे में क्या प्रोविजन है? ऐसे में वहाँ पर 14 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिनमें से वरिष्ठता के आधार पे, जो इसमें लिस्ट में वरिष्ठता दी गई है उसी के आधार पे वो उसको ज्वाइन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जाएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, वो भी नहीं है तो सीनेट के जो प्रेसिडेंट हैं वो चले जाएंगे, अगर वो भी नहीं है तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्रेटरी का पद भी खाली है तो डिफेंस सेक्रेटरी जाएंगे, वो भी नहीं है तो अटॉर्नी जनरल चले जाएंगे। इसी प्रकार से ये 14 लोगों की लिस्ट वहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की कि अमेरिकन राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि व्यक्ति का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है। इसके बाद हमने प्रेसिडेंट को कौन चुनता है उन लोगों के बारे में, उस इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जाना। फिर हमने स्टेजेस ऑफ इलेक्शन यानी क्या चुनावी प्रक्रिया रहती है उसको डिटेल में जाना। इसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की जो विधि है, जिसे महाभियोग के नाम से जानते हैं, वो कैसे काम करती है और अब तक कितनी बार लागू की गई है। इसके बाद हमने देखा कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनकी जगह कौन से पदाधिकारी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रपति की भूमिका, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।